हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी देख रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग चैप्टर 2 तक कंप्लीट किए हुए थे। आज दूसरे चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम लोग चैप्टर देखेंगे वो चैप्टर 3 अफवाह देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? अफवाह, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए अफवाह होता क्या है उसको पहले देखते हैं। बोल रहा है अफवाह शब्द एक क्षेत्र में क्या बोल रहा है? अफवाह शब्द एक क्षेत्र में नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अफवाह क्या है? तो किसी एक विशेष क्षेत्र में क्या करता है? नदी तंत्र का व्याख्या करता है, मतलब नदी तंत्र के विषय में बताता है, ठीक है। बोल रहा है भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। भारत के चित्र को अगर हम देखते हैं, भारत के मानचित्र को देखते हैं तो उसमें बता रहा है कि आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। क्या बोल रहा है? हम अगर भारत का मानचित्र का देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि भारत में ये चीज़ आप लोग को ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा कि भारत की अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ चारों तरफ से आके किसी एक मुख्य नदी में मिलती है, और वो जो मुख्य नदी रहती है वो क्या करती है, किसी किसी झील या फिर किसी समुद्र वगैरह में जाके फाइनली मिल जाती है, ठीक है। और वही क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र कहलाता है। बोल रहा एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाद द्रोणी कहते हैं। बोल रहा एक नदी के द्वारा जिस तरह से सारे क्षेत्र के जल क्या होते हैं? प्रवाह होते हैं, प्रवाहित होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? तो अपवाद द्रोणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाद द्रोणी। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से क्या करती है? अलग करती है। जैसे हम अगर देखते हैं भारत का मानचित्र तो उससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी ऊंचे ऊंचे क्षेत्र है जैसे पर्वत या फिर ऊंचे भूमि पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को क्या करती है? एक दूसरे से अलग करती है। मतलब आसपास की जो दो द्रोणियाँ होती है उन दोनों को क्या करती है? अलग अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। और इसी प्रकार का जो विभाजन होता है जल का उसे क्या कहते हैं? जल विभाजन कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक जॉर्ज दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ सेम कंडीशन है। यहाँ पर कंडीशन क्या सेम है? देखिए यहाँ पर एक ये वाला ऊंचा वाला क्षेत्र दिख रहा है और दूसरा ये ऊंचा वाला क्षेत्र दिख रहा है, और बीच में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से क्या हो रहा है? पानियाँ फ्लो हो रही है। और ये पानी जो है, ये पानी क्या कर रही है? ये पानी दोनों साइड की, ये वाले साइड और ये वाले साइड के ऊंचे ऊंचे पर्वतों को क्या कर रही है? अलग अलग विभाजित कर रही है और बीच से पानी जा रही है। यही हम लोग देखें कि पानी क्या करती है? जल क्या करती है? दो ऊंचे ऊंचे भूमियों को अलग अलग कर देती है और बीच में ये फ्लो होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? जल विभाजन कहते हैं। हम लोग देख चुके हैं अभी। देखिए जल विभाजन यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है भारत में अफवाह तंत्र। टॉपिक का नाम क्या है? भारत में अफवाह तंत्र, ठीक है। बोल रहा है भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। भारत की जितने भी नदियाँ इनको कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? दो वर्गों में। कौन कौन सा? तो हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। दो नदियाँ कौन कौन सी है? पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब इन दोनों को देखते क्या है। बोल रहा है भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र मतलब अलग अलग क्षेत्रों से क्या हुए? ये उत्पन्न हुए, जिसके कारण ये दोनों में समानताएं अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। बोल रहा हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती है। मतलब हिमालय क्षेत्र की ज़्यादातर जितनी भी नदियाँ हैं, मतलब मैक्सिमम नदियाँ वो क्या करती है? 12 मासी नदियाँ, मतलब 12 महीना ये क्या होती है? फ्लो होती रहती है। मतलब एक साल में जैसे 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो ये 12 महीना क्या होती है? फ्लो होती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, इसमें सालों भर क्या रहता है? पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। और सालों भर पानी रहने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो हिमालय क्षेत्रों से जो भी बर्फ़ वगैरह पिघलते हैं और पिघल कर जो पानी बन के नीचे आते हैं उन ये मुख्य रीज़न है। मतलब सालों भर पानी रहने का मुख्य रीज़न है कि जो बर्फ़ ऊपर से पिघल के, जो बर्फ़ पिघलने के बाद जो पानी बन के नीचे आता है और जो वहाँ रहता है। आगे बोल रहा है हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकली है, ठीक है। अगर हम हिमालय के दो मुख्य नदियों की बात करें, कौन कौन सा? पहला सिंधु नदी और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकली है। कहाँ से निकलती है? पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जों
का निर्माण किया है। और यही सारी नदियाँ जो हैं पर्वत को काट के, मतलब पर्वत को बीचों बीच में काट के किसका निर्माण किया है? गॉर्ज का निर्माण किया है। ठीक है। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। तय करती अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये क्या करती है? तय करके अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। अब देखते हैं हम लोग गॉर्ज क्या था। ठीक है। गॉर्ज देखिए, जैसे हम लोग बोले कि अभी जल विभाजन क्या होता है। अब जल विभाजन से पहले देखिए ये हमें गॉर्ज दिख रहा है। गॉर्ज में हम लोग क्या देखें कि हिमालय के जो उत्तरी श्रृंखलाएं की जो नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पर एक पर्वत दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक पर्वत है। ये पर्वत में हो ये रहा है, ये जैसे पूरा का पूरा क्या था? पर्वत था। इस पर्वत में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? पानी फ्लो हो रहा है। यानी कि यहाँ पर रेगुलरली पानी क्या हो रहा था? फ्लो हो रहा था। और पानी का रेगुलर फ्लो होने के कारण क्या हुआ? ये बीचों बीच में, मतलब इधर और इधर क्या किया? पहाड़ को काट दिया। और यही पहाड़ को काटने के कारण से यहाँ पर क्या हो गया? बीच में पानी फ्लो होने लगा। और यही मतलब देखने को मिला कि ये एक पहाड़ क्या होगा? दो अलग अलग भागों में बट गया। ठीक है। और इसी का नाम दिया गया गॉर्ज। इसका नाम क्या है? गॉर्ज है नाम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो अपवाह प्रतिरूप है इसे भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। बोल रहा है ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। ये क्या करती है? पूरी तरह से जो डेल्टा का निर्माण होता है, मतलब डेल्टा जो होता है पूरी तरह से विकसित डेल्टा, उसका भी निर्माण करती है। बोल रहा अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती है? तो मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। क्योंकि इनका जो फ्लोइंस होता है, प्रवाह होता है, वो सालों भर मतलब वर्षा पर निर्भर करता है। बोल रहा है शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। अगर सूखे मौसम में आता है, जैसे गर्मी वगैरह का मौसम आता है, उसमें भी ये जो नदियाँ होती है ये क्या करती है? अलग अलग छोटी छोटी नदियों में विभाजित होकर, मतलब छोटे छोटे पानी के फ्लो में विभाजन होकर बढ़ जाती है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। अगर हिमालय की नदियों की बात करें तो उसकी तुलना में प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो उसकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सेंटर पोजीशन से भी निकलती है। पश्चिम की तरफ बहती है। और ये किधर की ओर बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। बोल रहा है क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की ज़्यादातर नदियाँ जो होती है किधर से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। और किधर की ओर बहती है? बंगाल की ओर बढ़ती है। ठीक है, मतलब बंगाल की ओर बढ़ती है, बंगाल की खाड़ी की ओर, बे ऑफ बंगाल की ओर। चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा हिमालय की नदियाँ, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ये सपोज क्या है? देखेंगे द्रुमाकृतिक अपवाह क्या होता है। कौन सा? द्रुमाकृतिक अपवाह। ठीक है। उसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि एक मुख्य धारा होता है। क्या होता है? एक मुख्य, देखिए एक मुख्य धारा होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या हो रहा है? मेनली फ्लो हो रहा है। ठीक है। और आपको ये जो छोटी छोटी नदियाँ दिख रही है इस तरह की जो आ रही है छोटी छोटी नदियाँ साइड साइड से, ये क्या कहलाती है? सहायक नदियाँ कहलाती है। मीन्स इस मेन नदी में आके क्या करती है? वो मिल जाती है। देखिए इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अवरोधक सेल कटक होता है। ठीक है। मीन्स देखिए जिस प्रकार से ये सपोज नदियाँ फ्लो हो रही है, और नदियाँ फ्लो होने के बाद ये जो आपको दिख रहा है साइड साइड से दिख रहे हैं, ये जो मोटे मोटे परत जमे हुए हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अवरोधक सेल कटक बोलते हैं। और ये जो है, ये जो पूरा डायग्राम दिखा रहा है, क्या किसका दिखा रहा है? जालीनुमा अफवाह का। अगला है हमारा आयताकार अफवाह। अब आयताकार अफवाह क्या है? देखिए यहाँ पर एक अपवाह तंत्र दिखाया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा अफवाह है। और यहाँ पर देखिए ये मुख्य नदियाँ क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। ये आपको जो दिख रहा होगा ऐसे ऐसे करके मुख्य नदियाँ फ्लो हो रही है। और साथ ही साथ ये जो छोटी छोटी नदियाँ जा रही है, ये क्या है? सहायक नदियाँ इनकी। ठीक है। अगला जो है हमारा अरीय अफवाह। क्या है? अरीय अफवाह। इसमें देखिए यहाँ पर मध्य में क्या होता है? एक शिखर नुमा कुछ आकृति का निर्माण होता है अरीय अफवाह में।
ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, मध्य शिखर बोलते हैं। क्या, मध्य शिखर। एक और डायग्राम हम लोग देखेंगे, अभी इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले एक मुख्य नदी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। एक मुख्य नदी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बताया जा रहा है ये डेल्टा है, ये आपको डेल्टा बताया जा रहा है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले देखेंगे डेल्टा होता क्या है। जब भी कहीं से भी इस तरह करके एक नदी फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, नदी फ्लो हो रही है। यहाँ से फ्लो होते होते जब समुद्र में गिरने वाली रहती है, मतलब जब एंडिंग पोजीशन में रहती है, तो क्या होता है यहाँ पर जब अचानक से, चूँकि यहाँ से इधर से सारी नदियाँ एक साथ आती है, तो यहाँ पर फ्लुएंस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और तेज़ हो जाने के कारण से ये थोड़ी सी साइड होके निकलने लगती है। और इस तरह करके साइड होके जब निकलती है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक कुछ जमे हुए पोर्शन के टाइप में यहाँ पर निर्माण हो गया इसे, और यही क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। ये निचला भाग, अगला है गोखुर झील। गोखुर झील होता क्या है, जब भी कहीं नदी फ्लो हो रहा होता है और साइड से एक और नदी का फ्लुएंस बन जाता है कहीं पर, वही क्या कहलाता है, गोखुर झील। अगला है विसर्प। देखिए, विसर्प में होता ये है, जब भी नदियाँ इस तरह करके फ्लुएंस होती है एक सांप के जैसा, तो वही क्या कहलाता है, विसर्प। ये देखिए, यहाँ पर नदी का स्रोत बताया जा रहा है। नदी का स्रोत कहने का मतलब क्या है, जहाँ से नदी का फ्लुएंस स्टार्ट होता है, जहाँ नदी बहना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।